पूर्वार्ध राजनीति विज्ञान चतुर्थ प्रश्न पत्र लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है संचार। प्रशासनिक व्यवहार के अंतर्गत संचार, कम्युनिकेशन। बिना संचार या संप्रेषण आज के युग में मानव जीवन की कल्पना करना ही असंभव है। सूचनाओं की प्राप्ति और सूचनाओं का प्रेषण एक स्वाभाविक मानवीय तथा संगठनात्मक आवश्यकता है। फ्रेड लुथांस का कहना है कि कुछ अनुमानों के अनुसार मानव जीवन के 3/4 सक्रिय भाग में संचार का प्रयोग होता है और किसी भी प्रबंधक के जीवन में तो यह अनुपात और भी अधिक है। किसी भी प्रबंधक मीन्स मैनेजर, किसी भी मैनेजर के जीवन में तो यह अनुपात और भी अधिक है। विश्व की कई समस्याओं की जड़ें अकुशल तथा अप्रभावी संचार व्यवस्था में निहित हैं। इसीलिए हिक्स तथा गुलेट का कहना है कि विश्व की सभी समस्याओं का मूल कारण और कम से कम व्यक्ति से व्यक्ति के बीच की समस्याओं का प्रमुख कारण तो यही है कि व्यक्ति उतनी अच्छी तरह से अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाता है जितनी अच्छी तरह से वह समझता है। तो ढंग से संचार नहीं होने के कारण दुनिया में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। प्रशासनिक संगठनों की अधिसंख्य समस्याएं एवं प्रक्रियाएं सीधे संचार व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, जिनमें अभिप्रेरणा, समन्वय, नेतृत्व, नियंत्रण, सत्ता, आदेश तथा अनुशासन इत्यादि प्रमुख है। चूँकि मानव शब्दों के बजाय व्यक्ति पर अधिक ध्यान देता है और इसी कारण संचार प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो यहाँ हम संचार को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसका अर्थ, मीनिंग जान लेते हैं। मित्रों, संचार या संप्रेषण जो है, कम्युनिकेशन जो है, जितना लोकप्रिय और जाना पहचाना शब्द है उसकी तुलना में इसकी सर्वमान्य और सर्वांगीण परिभाषा अभी तक विकसित नहीं हुई है। वस्तुतः क्या है, संचार प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा मानव व्यवहार की जटिलताओं से जुड़ा हुआ है। फिर भी इसकी कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। आइवे टीड के अनुसार संचार वह प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति अपने विचार और भावनाएं दूसरों तक पहुंचाता है। यानी संचार एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या अपनी भावनाएं दूसरों तक पहुंचाता है। थियो हेमेन के अनुसार संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं, कुछ जानकारी देना या अपनी भावनाएं, समझ, अपना ज्ञान, अपनी भावनाएं, अपनी समझ को हस्तांतरित करने की एक प्रक्रिया है। परिभाषाओं के आधार पर संचार में हम कह सकते हैं कि संचार एक सतत या अनवरत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। किसी तथ्य, सूचना या भावना को एक स्थान यानी एक व्यक्ति या दूसरे स्थान यानी कि दूसरे व्यक्ति तक प्रेषित करने की प्रक्रिया है। यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिसमें सूचना या भावना पहुंचाई जाती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक स्थान से दूसरे स्थान पर। कई माध्यमों या प्रणालियों के द्वारा इसे पूरा किया जाता है और इसमें प्रेषक होता है, सूचना भेजने वाला, सूचना होती है, माध्यम होता है, किस माध्यम से हमने भेजा है, जैसे कि हमने पत्र लिख के भेजा है या टेलीफोन किया है या मोबाइल पे मैसेज किया है। एक प्राप्तकर्ता होता है जो कि सूचना को प्राप्त करता है, रिसीवर होता है और प्रत्युत्तर यानी फीडबैक होता है। तो ये चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से व्यवहार विनिमय का परिचायक है संचार, जिसका उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना है। तो संचार मित्रों या संप्रेषण वह नहीं है जो कहा गया है, बल्कि संचार वह है जो समझा गया है। यानी आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, वो असली में क्या समझता है वो संचार है। कि आपने कुछ कहा और वो वैसा नहीं समझा तो प्रॉपर संचार हुआ ही नहीं। संचार की आवश्यकता और महत्व भी बहुत अधिक है। आधुनिक संचार व्यवस्था के युग में दुनिया जो है सिमटती भी जान पड़ती है। संचार की तीव्रता, सुगमता तथा व्यापकता ने बहुत सी दूरियां कम की है। इसलिए संचार को प्रशासन का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। तो इसकी आवश्यकताओं में पहला बिंदु आता है कि संचार के कारण क्या है, संगठन में गतिशीलता और जीवंत वातावरण बना रहता है। मैसेज आते जाते रहते हैं, लेन देन होता रहता है,
तो इस तरह से जीवंतता और गतिशीलता बनी रहती है। इसमें निर्णय लेने या समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक तथ्य, सूचनाएं और आंकड़े जो है संचार के माध्यम से एकत्र होते जाते हैं, और जो भी संचार होता है तो उससे क्या है, निर्णय जो भी लिए जाते हैं वो सत्ता से दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचा दिए जाते हैं। यानी समस्याएं भी उच्च स्तर तक पहुंच जाती है और उच्च स्तर का जो निर्णय होता है वो संचार के माध्यम से अधीनस्थ तक पहुंच जाता है। संचार में संतुलन, नियंत्रण, समन्वय, नियोजन, एकीकरण, ये इसके उपकरण हैं, ये होने चाहिए। इसी तरह से संगठन के आंतरिक कार्यकलाप, बाहरी संगठनों से उसके संपर्क, संसाधनों के एकत्रण एवं सदुपयोग और उत्पादन या सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु संचार आवश्यक होता है। दूसरे संगठनों से कोई संपर्क करना है, कहीं कोई सूचनाएं एकत्रित करनी है, कोई उत्पादन या सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ानी है, तो संचार के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। एक इसकी आवश्यकता ये भी है कि कार्मिकों में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, प्रोत्साहन, मनोबल या दंड के प्रति जो भय उत्पन्न करना है वो, या कोई अनुशासन बनाए रखना है, तो किसी भी विधि के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, संचार का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे किसी कार्मिक ने बहुत अच्छा काम किया है, आप उसको यदि वेरी गुड लिख करके देते हैं या बोलते हैं, तो ये जब उसके बाद संचारित हो जाता है तो उसका मनोबल बढ़ता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। तो संचार की आवश्यकता बहुत होती है प्रत्येक संगठन में। हम संचार के जो कार्य हैं उनकी बात यदि हम करें कि संचार क्या क्या कार्य करता है, तो संचार में 4 कार्य होते हैं। एक तो सूचना, एक अभिप्रेरणा, तीसरा है भावनात्मक अभिव्यक्ति और चौथा है नियंत्रण। ये 4 कार्य हैं संचार के। मोटे रूप से सूचना देना है, किसी को अभिप्रेरणा देना है, किसी के भावों की अभिव्यक्ति करना है और किसी को नियंत्रित करना है, तो ये संचार कर देता है। संचार की जब प्रक्रिया होती है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है या उसके तत्व क्या है, संचार के तत्व तथा प्रक्रिया क्या है, एलिमेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इसके लिए हम यदि देखें तो इस सृष्टि पर जितने जीव जगत की उत्पत्ति से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में संचार तो होता आया है। मित्रों, जरूरी नहीं है कि संचार आज जैसे होता है मैसेज के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, वैसा ही होता रहा होगा, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट पहले नहीं थे। लेकिन संचार पहले भी होता था। लोग इशारों के माध्यम से, ढोल नगाड़े बजा करके, संकेत के माध्यम से, या जैसे पत्र भेज करके, किसी पत्रवाहक को भेज करके, फिर उसके बाद टेलीग्राम भेज करके बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। तो इसके तत्व या प्रक्रिया में सबसे पहले आता है संप्रेषक या सूचनादाता, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम संप्रेषक कहेंगे, जो संप्रेषण कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, या सूचनादाता है जो सूचना दे रहा है, सेंडर हम इसे कह सकते हैं। दूसरा, सूचना या जानकारी होनी चाहिए, यानी मैसेज होना चाहिए जो आप देना चाहते हैं, संचार करना चाहते हैं। तीसरा है सूचना का माध्यम या विधि होनी चाहिए, मीडियम होना चाहिए, किस माध्यम से आप कोई सूचना देना चाहते हैं, संचार करना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं, तो वो लिखित देना चाहते हैं, मौखिक देना चाहते हैं, संकेतों में देना चाहते हैं, या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से मैसेज भेजना चाहते हैं, या व्हाट्सएप से आप उस पर डालना चाहते हैं, या फेसबुक पे पोस्ट डाल करके आप संचार करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, तो एक मीडियम उसका होता है। फिर है जिसको हमने समाचार, संदेश, तथ्य, जानकारी, ज्ञान कुछ भी जो दिया है उसका एक प्राप्तकर्ता होना चाहिए, सूचना प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। और फिर आता है प्रत्युत्तर या वांछित प्रतिक्रिया यानी फीडबैक। किसी को आपने संदेश दिया, किसी को आपने संचार किया और उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो हो सकता है उस तक वो संचार हुआ ही नहीं हो, वो जानकारी, वो मैसेज, वो संदेश उस व्यक्ति तक या संस्था तक या गांव शहर जहाँ भी आपने भेजा वहाँ पहुँचा ही नहीं हो। तो उसका यदि फीडबैक आ जाता है, प्रत्युत्तर या वांछित प्रतिक्रिया आ जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि जैसा आपने संदेश भेजा वो वैसा प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरह से संचार के 5 तत्व हैं। पहला है संप्रेषक या सूचनादाता यानी सेंडर, दूसरा सूचना या जानकारी यानी मैसेज, तीसरा सूचना का माध्यम या विधि यानी मीडियम, और चौथा सूचना प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, तथा 5वां है प्रत्युत्तर या वांछित प्रतिक्रिया यानी फीडबैक। मित्रों, ये 5 ही तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं।
अब देखिए, संप्रेषक बहुत महत्वपूर्ण है, जो किसी जानकारी, आंकड़े, आचरण, विचार, भावना और सम्मति को दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को संप्रेषित करना चाहता है। अब चूंकि संप्रेषक की इच्छा या भावना या उसकी जो जानकारी है वो सूचना के रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त कर रही है, अभिव्यक्त हो रही है, तो सूचना भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर माध्यम तो महत्वपूर्ण होता ही है, क्योंकि माध्यम के बिना संचार नहीं होता है। इसी तरह से जिसको हम संचार करना चाहते हैं वो संचार प्राप्त करता नहीं होगा तो संचार किसे होगा, पता कैसे चलेगा संचार किसको गया है। और फिर प्रत्युत्तर यदि नहीं मिलेगा तो भली भांति संचार हुआ या नहीं हुआ ये नहीं पता चलेगा। आप कहना क्या चाहते हैं और वो समझा क्या है, पता नहीं चलेगा। तो पांचों ही तत्व संचार की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। इन आयामों को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संचार क्या है, क्या कहना है, किसे कहना है, क्यों कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है, कहाँ कहना है, ये सारी बातें ध्यान रख करके संचार किया जाता है। अब मित्रों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, संचार के प्रकार की। संदेश या सूचना की प्रकृति, प्राप्तकर्ताओं के समूह है, सूचना एवं संगठन की वैधानिकता, संगठन में सूचना का प्रवाह तथा संचार प्रक्रिया के माध्यम इत्यादि के आधार पर संचार कई प्रकार या रूप हो सकते हैं। पहला है माध्यम के आधार पर। माध्यम के आधार पर संचार जो है मौखिक संचार हो सकता है या लिखित संचार हो सकता है, और लिखित के साथ साथ वो प्रतीकात्मक भी हो सकता है। जैसे मौखिक संदेश है तो जब सूचना का संचरण बोलते या सुनने की क्रियाविधि से होता है तो मौखिक संचार कहलाता है, जिसमें बोला जाता है, सुना जाता है। लिखित संचार लिख करके किया जाता है, लिखा हुआ, जैसे कोई पुस्तक है, पत्र पत्रिकाएं हैं, पोस्टर है, होर्डिंग्स हैं, साइन बोर्ड हैं, बुलेटिन हैं, आदेश प्रपत्र है, नियमावली है, चार्ट है इत्यादि, ये लिखित संचार के माध्यम है। और प्रतीकात्मक संचार क्या है? कुछ संचार ऐसे भी होते हैं जो न लिखित होते हैं न मौखिक होते हैं, बल्कि संकेत, इशारे या प्रतीक के रूप में होते हैं। जैसे होठों पर अंगुली लगाकर चुप बैठने का इशारा, इसी तरह से कनिष्ठा उठा करके शौचालय जाने का इशारा, किसी की पीठ पर या हाथ में हाथ रखकर सांत्वना का इशारा, अथवा पलके, होठ या गर्दन हिलाकर सहमति या असहमति का इशारा। क्रिकेट में अंपायर जो है उंगली ऊपर उठा करके खिलाड़ी के आउट होने का इशारा करता है। इसी तरह से किसी की जीत पर वी का निशान बनाया जाता है उंगलियों से। तो कोई भी जो संकेत है वो प्रतीकात्मक होता है। तो 3 प्रकार का है संचार जो है। पहला प्रकार इसमें हमने लिया है माध्यम के आधार पर संचार के प्रकार, 3 प्रकार का: मौखिक संचार, लिखित संचार और प्रतीकात्मक संचार। अब हम देखेंगे प्रवाह के आधार पर संचार के प्रकार। प्रवाह के आधार पे पहला है अधो संचार, दूसरा है ऊर्ध्व संचार और तीसरा है समस्तरीय या क्षैतिजिक संचार। पहला अधो संचार वो है जिसमें संगठन के उच्चाधिकारी अपने निम्नाधिकारियों या अधीनस्थों तथा सूचना या आदेश भेजते हैं। यानी जब उच्चाधिकारी अपने निम्नाधिकारियों या अधीनस्थों तक सूचना या आदेश भेजता है तो वो अधोमुखी संचार कहलाता है। संचार क्या है? ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो इस तरह से जो संचार होता है उसमें लिखित या मौखिक आदेश दिया जा सकता है, परिपत्र निकाला, सर्कुलर निकाला जा सकता है, नियमावली भेजी जा सकती है, बजट की स्वीकृति है, कार्मिक सम्मेलन है। तो ये अधो संचार के तरीके हैं, किस तरीके से ये हो जाता है अधो संचार जो है। एक ऊर्ध्व संचार होता है जब संगठन के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर सूचना का प्रवाह होता है तो वह ऊर्ध्वगामी संचार कहलाता है। इसमें क्या होता है, अधीनस्थ जो होते हैं अपने उच्चाधिकारियों को कोई अपनी समस्या के बारे में या अपने कार्य की प्रगति के बारे में प्रतिवेदन भेजते हैं या कोई डिमांड करते हैं, तो इस तरह से संचार नीचे से ऊपर की ओर होता है। और तीसरा इसमें आता है समस्तरीय या क्षैतिजिक संचार। जब संगठन या पद सोपान क्रम में समान स्तरीय कार्मिक आपस में संचार करते हैं, एक ही कैडर के आपस में संचार करते हैं, तो ये समस्तरीय या क्षैतिजिक संचार कहलाता है। और इस प्रकार के संचार में कोई लिखित, मौखिक, कोई रिपोर्ट, समूह कार्य, इसी तरह से संपर्क किया जा सकता है, कोई कमेटी की बैठक हो सकती है। तो इस तरह से प्रवाह के आधार पर संचार के 3 प्रकार है: अधो संचार, ऊर्ध्व संचार और समस्तरीय
या क्षैतिजिक संचार। अब संचार का एक तीसरा प्रकार आता है अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार वह होता है जो संगठन व कार्यरत कार्मिकों के परस्पर संबंधों के आधार पर होता है। जब संगठन में औपचारिक प्रकृति का संचार कम हो जाता है, सीनियर जूनियर का ज़्यादा भेद नहीं रखा जाता है, तो अनौपचारिक संचार की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि मानवीय स्वभाव जिज्ञासा तथा उत्सुकता से परिपूर्ण होता है। संगठनों में अनौपचारिक संचार के प्रतिपादक कीथ डेविस माने जाते हैं और उनका मानना है कि यह संचार समाप्त किया या रोका नहीं जा सकता है। मित्र मंडली, क्लब, प्रशासनिक अनुभाग, जासूसी इत्यादि अनौपचारिक संचार के माध्यम है। इस प्रकार के संचार का सबसे बड़ा दोष होता है अफवाहों का प्रसार होना। कई बार ऐसी अफवाहें फैल जाती हैं जो बहुत ज़्यादा संचारित हो जाती हैं, तो उनके कारण, अफवाहों के कारण क्या होता है, अटकलबाजी लगा ली जाती है, तो कई बार भ्रांतियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये अनौपचारिक संचार होता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं संचार के माध्यम की, मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो संचार जो है आदिकाल से होता आया है। पहले इशारों से संचार हुआ करता था, फिर भाषा और लिपि का ज्ञान होने से संचार जो है लिख करके किया जाने लगा। मोटे रूप में अब हम देखें संचार के तीन माध्यम हैं, तीन प्रकार के माध्यम हैं। पहला है श्रव्य माध्यम यानी ऑडियो मीडियम, दूसरा दृश्य माध्यम यानी विजुअल मीडियम, और तीसरा है श्रव्य दृश्य माध्यम, ऑडियो विजुअल दोनों जो है। श्रव्य माध्यम जिसको सुना जाता है उसमें सभा है, सम्मेलन है, संगोष्ठी है, भेंट वार्ता है, साक्षात्कार, व्यक्तिगत परामर्श है, मुलाकात करना, किसी से टेलीफोन पे बात करना, कोई टेप रिकॉर्डर सुनना, रेडियो है उससे संचार करना, कमेटियां हैं, ये सारे जो है संचार जो है श्रव्य संचार के माध्यम माने जाते हैं। फिर आता दृश्य माध्यम। दृश्य माध्यम में संचार जो है वो देख करके या पढ़ करके किया जाता है, जिसमें आपका कोई सर्कुलर हो सकता है, कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई रिपोर्टिंग प्रतिवेदन हो सकता है, कोई चित्र हो सकता है, फोटो है, झंडे है, स्लाइड है, पोस्टर, होर्डिंग्स, कोई मूर्ति, कोई प्रतीक चिन्ह, शारीरिक इशारे हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि जो है दृश्य माध्यम कहलाते हैं। दृश्य माध्यम के माध्यम से संचार होता है। फिर है ऑडियो विजुअल, यानी जिसमें देखना और सुनना दोनों होता है। तो जिन माध्यमों से एक साथ सुनकर एवं देख करके सूचना मिलती है वे श्रव्य दृश्य साधन ऑडियो विजुअल एड्स कहलाते हैं। जिसमें आपका टेलीविज़न है जिसमें देखा और सुना दोनों जाता है, वीडियो है, फिल्में हैं, नाटक है, व्यक्तिगत या सामूहिक जो एक्टिंग की जाती है वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से संचार जो है प्रत्येक संगठन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई प्रकार से ये किया जा सकता है। समय समय पर संचार जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। पहले जहाँ एक पत्र के माध्यम से संचार होता था, कम्युनिकेशन होता था, आज वो घर बैठे ही दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ सेकंड्स और मिनट्स में संभव हो सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।